हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी यूनिवर्स में। मैं हूँ डॉक्टर उपासना। जैसा कि आपको सब पता है कि अपन है जो कि सारे कंपटीशन एग्जाम की और साथ ही साथ एग्जिट एग्जामिनेशन की भी है जो कि तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट है जो कि आपको बता दिया है। उसके अंदर अपनी एक बेसिक थ्योरी है कि हर एक टॉपिक की अपन है जो कि 31 MCQs करेंगे, जिससे कि आपको सिलेक्शन है जो कि किसी भी एग्जाम में है जो कि श्योर हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, कोई भी अगर कंटेंट आता है, सपोज इनमें से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में से है जो कि आपको MCQs पूछे जाते हैं, तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं 31, वो मैं आपको दे रही हूँ। इसमें से अगर आएगा तो फॉर श्योर है कि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको है जो कि अपना कोई ना कोई MCQs है जो कि कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा। अपन ने काफ़ी सारा कंटेंट है जो कि कवर कर लिया। आज अपन बात करने जा रहे हैं बाई फिजिक लिक्विडोसिस फॉर्म सस्पेंशन एंड इमल्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि सस्पेंशन और इमल्शन होते क्या हैं। अगर उसकी बात करें तो सस्पेंशन और इमल्शन के अंदर मैंने आपको थ्योरी कंटेंट के अंदर ये सारा का सारा बता रखा है। आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्म की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी कोर्स डिस्कशन के रूप में मैंने कंटेंट को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसमें भी फर्स्ट ईयर के अंदर है जो कि सस्पेंशन एंड इमल्शन अलग अलग हैं, वो भी मैंने कंटेंट है जो कि ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो जब थ्योरी कंटेंट की बात की जाए, आप सारा का सारा कंटेंट है जो कि वहाँ से ले सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले MCQs के ऊपर। MCQs में अगर बात करें तो सबसे पहले कि भाई इमल्शन और सस्पेंशन होता क्या है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको कर दे दूं तो इमल्शन बेसिकली क्या है, दोनों बाई फेजिक लिक्विड है, यानी कि दोनों की है जो कि टू फेज होगी और दोनों ही जो फेजेस हैं दे आर विजिबल इन नेचर। आप आसानी से उन फेजेस को है जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब बात इमल्शन की आती है तो यहाँ पे मतलब आ जाएगा आपका ऑयल, ठीक है, यानी कि एक फेज तो आपकी ऑयल है और दूसरी है जो कि आपका सॉल्वेंट होगा, यानी कि आपका एक्वस मीडियम होगा। और वाइल वही मैं अगर सस्पेंशन की बात कर दूं तो सस्पेंशन में एस से हो गया सॉलिड। ऐसे पर्टिकुलर सॉलिड जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके इनसॉल्युबल सॉलिड्स। वो अगर सिस्टम में यानी कि सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो रहे हैं तो उसे अपन कह देंगे आपका सस्पेंशन। ये बनाते कैसे हैं, क्या क्या एजेंट अपन ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से बनता है, बेस्ट फॉर्मुलेशंस क्या रहती हैं, ये सारे के सारे MCQs हैं जो कि आज अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू से अगर बात की जाए तो सबसे पहला आपका सवाल आपको देखने को मिल सकता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में या फिर एग्जिट एग्जाम में कि व्हाट आर द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ इमल्शन। इमल्शन की अगर बात की जाए तो उसका पार्टिकल साइज क्या है। अब इमल्शन के अंदर मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि इमल्शन बहुत तरीके के होते हैं, जिसके अंदर अपने को नैनो इमल्शन से लेकर है जो कि फाइन इमल्शन तक की कैटेगरी देखने को मिलती है, यानी कि पार्टिकल साइज में भी अपने को बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्मॉलर पार्टिकल्स भी होंगे जो टर्बिड इन नेचर होंगे और बहुत सारे फाइन भी होंगे जो अपने को एकदम ट्रांसपेरेंट है जो कि देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस की अगर बात की जाए 0.1 से 100 माइक्रोमीटर, 0.5 से 5, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग यानी कि 10⁻⁻10 और ऑल ऑफ द अबव। तो अगर नाम से देखें या ऑप्शन से देखें तो सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ पार्टिकल कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियस है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर 0.1 एंड 100 माइक्रोमीटर। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ पार्टिकल अपने को देखने को मिलते हैं। प्लस इमल्शन में अपने को एक चीज़ ये भी पता है, क्योंकि सेम है जो कि ऑयल फेज या सेम लिक्विड है, तो वो धीरे धीरे पास आने के बाद है जो कि कोलेशन या फिर फ्लोकुलेशन करने की भी इच्छा रखता है, तो पार्टिकल का साइज है जो कि ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाता है। तो यानी कि अगर ए पार्टिकल का साइज भी आपको मिल सकता है एक ही सिस्टम में हो, और इस साइज का पार्टिकल भी आपको एक ही फॉर्मुलेशन में देखने को मिल सकता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 0.1 से 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं अपन ट्विन इज। आप पहली बात ये ट्विन क्या है। ट्विन के बारे में अगर बात की जाए तो ट्विन के बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बता रखा है कि ये एक तरीके का है जो कि एजेंट है जो कि किसी न किसी फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है। ट्विन बेसिकली है जो कि सरफेक्टेंट है। सरफेक्टेंट यानी कि जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के काम आता है। दो अलग अलग फेजेस हैं, उनको कंपैटिबल करने में हेल्पफुल है, ठीक है। अब ट्विन और स्पान आपको दो कैटेगरी देखने को मिलती है, ठीक है। ट्विन की अगर बात की जाए तो ट्विन बेसिकली आपका है जो कि हाइड्रोफिलिक कैटेगरी के लिए है, यानी कि हाइड्रोफिलिक कोई भी अगर आप सिस्टम बना रहे हैं या फिर वाटर बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं तब आप ट्विन को ऐड करें, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूँ स्पान की तो ये बेसिकली है जो कि सॉर्बिटेन एस्टर्स होते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली होते हैं आपके लिपोफिलिक इन नेचर। और वाल्टिन होते हैं दे आर द सॉर्बिटेन डेरिवेटिव्स, वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि थोड़े से हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। सवाल आपने इन्होंने पूछा है कि जो ट्विन है वो क्या है, ट्विन में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो उसमें ऑप्शन देखते हैं लिपोफिलिक सरफेक्टेंट, नहीं। लिपोफिलिक तो कौन होता है आपका स्पान जो कि आपका सॉर्बिटेन एस्टर है। वाल्टिन क्या होता है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ सॉर्बिटेन एस्टर। दूसरा हाइड्रोफिलिक, हाँ ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तीसरा नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, बिल्कुल नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में दो ही एग्जाम्पल है आपके ट्विन और स्पान, दोनों में अगर बात की जाए तो ट्विन भी नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है।
और डी बोथ बी एंड सी। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा आप डी बोथ बी एंड सी। अगर आप है जो कि काफ़ी सारी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ के देखेंगे तब आपको मिलेगा कि जो ट्विन और स्पान है दोनों के ही है जो कि डिफरेंट कैटेगरी के, ठीक है, जो मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग है जो कि आपको इसके सब्स्टिट्यूट मिलेंगे जो कि उनके मॉलिकुलर वेट पर डिपेंड करते हैं, जो कि लिक्विड से है जो कि धीरे धीरे सॉलिड की तरफ चलते हैं, जिन्हें बेसिकली अपन है जो कि लप्सो नाम से जानते हैं, ठीक है। लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ऑलिक एसिड 20, 40, 60, 80 इस तरीके आपको है जो कि देखने को मिलते हैं। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वुल फैट इज यूज इन विच टाइप ऑफ इमल्शन। वुल फैट है जो कि किस तरीके के इमल्शन में यूज़ किया जाता है। पहली बात तो ये वुल फैट है क्या, तो मिलता कहाँ से, ही मिलता है अपने को वुल के फैट से, ठीक है। वुल जो भेड़ होती है, शिप होती है, उससे है जो कि अपने को ये वुल मिलता है। अब नाम से पता चल रहा है ये एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं और इट इज़ वेरी स्टिकी और बहुत ही फैटी मटेरियल है। तो पर्टिकुलर अपन उसी इमल्शन में भी यूज़ करेंगे जहाँ पे जो फैट कंटेंट है वो ज़्यादा है। अब इमल्शन दो तरीके के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्या, एक मैंने बताया था ऑयल इन वाटर और एक बताया था मैंने वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में वो इमल्शन होंगे जहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेज में होगी, यानी कि वाटर लार्जर अमाउंट में होगी, वाइल वाटर इन में ऑयल है जो कि लार्जर अमाउंट में होगी। अब अगर आप एक फैटी कंटेंट को ऐड कर रहे हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, तो आप हमेशा इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, जो उस पर्टिकुलर कंटिन्यूस फेज के फेवरेबल हो। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं तो अपन बोथ बी एंड सी, यानी कि वुल फैट की अगर बात की जाए तो वुल फैट ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन दोनों में ही अपन है जो कि यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये आई थिंक गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे जो वुल फैट है अपन मोस्टली वाटर इन ऑयल में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप अपन करेक्ट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली सी। आई थिंक ऊपर वाले का है जो कि रिपीट हो गया। ऊपर वाले में देखते हैं बोथ बी एंड सी है क्या, हाँ भाई बोथ बी एंड सी है जी, हाँ। यहाँ पे अपन है जो कि सही कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, केवल है जो कि सी वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन ही है जो कि आपके जो फैट वुल फैट है उससे बनता है। मैं से आपको जो PDF सेंड करूँगी तो वहाँ पे करेक्ट कर दूँगी। थोड़ा सा मिस्टेक आई थिंक हो रहा है, आई थिंक ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ सेम MCQs। मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ, कर दूँगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल की बात करें तो अब यहाँ पे वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए या फिर इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि वाटर इन ऑयल का है। तो अगेन यहाँ पे जब ऑयल की बात की जा रही है तो ऑयल तब यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा फैट कंटेंट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ज़्यादा फैट कंटेंट है, एक्वस क्रीम, कोल्ड क्रीम, बटर, सलाड ड्रेसिंग। तो ऑब्वियस है जो कोल्ड क्रीम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि फैट इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी कोल्ड क्रीम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच पेरेंटल रूट इज़ प्रिफर टू इंजेक्ट इमल्शन। अब बात कर रहे हैं पेरेंटल, तो पेरेंटल में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इंट्रावीनियस आता है, सबक्यूटेनियस आता है, आपके इंट्रामस्कुलर आता है, ठीक है। अब इनमें से इमल्शन अपन है जो कि किस फॉर्म में देते हैं। तो इमल्शन की खास बात यह है कि इमल्शन को कभी भी आप है जो कि सीधा का सीधा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं देते। क्यों, क्योंकि इमल्शन के अंदर क्या होगा, ऑयल। ऑयल को कभी भी है जो कि आप सीधे के सीधे रुधिर वाहिनी में नहीं डालते। क्यों, क्योंकि ऑयल एक पर्टिकुलर डेंसिटी है जो कि रखता है, और अगर वो आपने आप सिस्टम में डाल दिया तो यहाँ पे जो उसकी थिकनेस है, इसकी डेंसिटी है, इसकी pH है, वो वेरी कर सकती है और वो आपके सिस्टम में एक तरीके का मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस ला सकती है। इसलिए हमेशा जो पेरेंटल रूट है अगर इमल्शन है तो उसे आप है जो कि इंट्रामस्कुलर देते हैं, मसल्स के अंदर देते हैं। मसल में वो डिपोर्ट होगा, फिर धीरे धीरे है जो कि वो रिलीज़ होगा, अपनी ड्रग को है जो कि धीरे धीरे वहाँ से लीच कर देगा, ठीक है। तो आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका IM इंट्रामस्कुलर। साथ ही साथ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो इमल्शन कंटेनिंग वैक्सीन्स होंगे, सॉरी ऑयल कंटेनिंग वैक्सीन्स होंगी या फिर इमल्शंस होंगे, वो पेनफुल भी होंगे। क्यों, क्योंकि वो आपके मसल्स में है जो कि स्टोर हो रहे हैं, और मसल में अगर स्टोर हो रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे डिपोर्ट से रिलीज़ होंगे और पेन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलते हैं, विच फॉर्मुलेशन गिव ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस। अब इतने सारे इमल्शन की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पूछ रहे हैं कि इन इमल्शन में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अपने को कौन सा इमल्शन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन है नैनो, फाइन, लोशन एंड लिक्विड पैराफिन इमल्शन। तो नाम से पता चल रहा है कि जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना ही सिस्टम आपका है जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, नैनो इमल्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अपवर्ड क्रीमिंग इनकम्पैटिबिलिटी शोड इन विच टाइप ऑफ इमल्शन। अपवर्ड क्रीमिंग क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इमल्शन की, तो इमल्शन के अंदर है जो कि अपने को दो तरीके की काफ़ी सारी इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। इमल्शन जब भी आपका ख़राब हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ है जो कि फेजेस चेंज करेगा, ठीक है। अब वो क्या क्या है, अगर उनकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जब आपका इमल्शन है जो कि ख़राब होना शुरू होगा, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगी फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। अब ये फ्लोक्यूलेशन क्या है,
फ्लोकुलेशन की अगर बात की जाए तो फ्लोकुलेशन में बेसिकली जो आपके सेम पार्टिकल्स हैं, ऑयल है, वो धीरे धीरे या फिर जो भी कम फेज वाला है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। फ्लोकुलेशन होने के बाद क्या होगा, कोलेसेंस, यानी कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल आपस में इकट्ठा होना शुरू होने लग गए, और जैसे इकट्ठा होंगे फेवरेबल सिस्टम होगा तो एक लार्जर मॉलिक्यूल ये बनाने लग जाएंगे। फिर एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि जो सेम मॉलिक्यूल है कम क्वांटिटी वाले ऊपर की तरफ एक है जो कि लेयर बना देंगे एज कम्पेयर टू द बॉटम लेयर। ठीक है, और इसे क्या देंगे अपन, क्रीमिंग। और जब क्रीमिंग काफ़ी समय तक रह गई और इसे आपने प्रोसेस नहीं किया, रिवर्सिबल फेज में नहीं लेकर आए, तो ये है जो कि प्रॉपर वे में क्रैक हो जाएगा। जब आपका प्रॉपर एक फेज़ अलग और दूसरा फेज़ अलग हो जाएगा, नीचे आपको है जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट की लेयर देखने को मिल जाएगी, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसे वापस सुधार भी नहीं सकते। अब ये पूछ रहा है कि अपवर्ड क्रीमिंग की अगर बात की जाए तो अपवर्ड क्रीमिंग कौन से इमल्शन में देखने को मिलेंगी। तो दो तरीके की इमल्शन अपने को पता है, एक होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। अगर ऊपर कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो उसे अपन कहेंगे अपवर्ड क्रीमिंग। और ऊपर कौन सी चीज़ आ सकती है अगर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो मोस्टली अगर अपन देखें तो ऑयल और वाटर में, ठीक है, डेंसिटी किसकी कम होती है, आपके ऑयल की, राइट। और ऑयल अगर कम क्वांटिटी में हुआ तो ऑब्वियस से वो कहाँ आएगा, अपवर्ड ही आएगा। तो आंसर की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑयल इन वाटर, क्योंकि ऑयल कम क्वांटिटी में है, साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी कम है। ठीक है, तो वो शट करके जैसे ही इनकम्पेटिबिलिटी उसको मिली, वो फ्लोकुलेट होगा, फ्लोकुलेट करने के बाद कॉलेज करेगा, कॉलेज करने के बाद क्रीमिंग के रूप में है जो कि अपवर्ड आ जाएगा। बट इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इस टाइम पे आपने मिक्सचर से उसको होमोजेनाइज कर लिया, प्रॉपर वे में बना लिया, तब इसे वापस सही किया जा सकता है। ठीक है, और वही अगर आपका सपोज ये इमल्शन होता, ऑयल है जो कि लार्जर कंटेंट के अंदर अवेलेबल होता, तो क्या होता, ऑयल है जो कि नीचे की तरफ रहता, ऊपर पानी पानी आ जाता। ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड क्रीमिंग यहाँ पे देखने को मिलती, तो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता। बट यहाँ पर इन्होंने अपवर्ड पूछा है तो आपके यहाँ पे वाटर कंटिन्यूस फेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन इमल्शन। जैसा मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि भाई फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जब इमल्शन में आनी शुरू होगी तो अपन को कौन कौन से प्रोसेसेस मिलेंगी। ऑप्शन में बात करें तो जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया कि पहले क्या होगा, फ्लोकुलेशन, फिर कोलेजन, फिर क्रीमिंग, देन ब्रेकिंग, और इसके बाद एक चीज़ और देखने को मिलती है, विच इज़ अपने को मिलता है फेस सेपरेशन। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये है आपका बी, यानी कि आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रीमिंग। अब क्रीमिंग क्या है, तो क्रीमिंग इज बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। वही अगर क्रीमिंग की जगह यहाँ पे है जो कि ब्रेकिंग आता या फिर फेस सेपरेशन आता, तो दे आर द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच इमल्सिफाइंग एजेंट इज यूज टू प्रिपेयर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। यानी कि यहाँ पे सिंपल इन लोगों ने पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट वाटर इन ऑयल बनाने के लिए काम आता है, यानी कि ऑयल कंटिन्यूस फेज में। अब ऑयल कंटिन्यूस फेज में यानी कि अपन वो वाला इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे जो कि उस फैटी कंटेंट के साथ कंपेटिबल हो या फिर लिपोफिलिक प्रॉपर्टी वाला भी हो। ऑप्शन में देखें, लिपोफिलिक प्रॉपर्टी वाला इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, अकेशिया नहीं, वाटर सॉल्युबल है, ये नहीं तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ये डिटर्जेंट है, ट्विन ये भी नहीं है, डेरिवेटिव है बच्चा आपका स्पान, इट इज़ अ सॉर्बिटेन एस्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑयल कंपैटिबल सर्फेक्टेंट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप इस तरीके का कोई सर्फेक्टेंट ले रहे हो जो कि ऑयल कंपैटिबल है, यानी कि जैसे एग्जांपल है स्पान, तो उसकी पर्टिकुलर कौन कौन सी है जो कि प्रॉपर्टीज होंगी। ऑप्शन की अगर बात की जाए, दे हैव हायर HLB वैल्यू, नो, क्यों, क्योंकि HLB वैल्यू जितनी हायर साइड जाएगी उतना ही वाटर सॉल्युबल सिस्टम भी है जो कि इंक्रीज होता जाएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं है। दूसरा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, नहीं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर नहीं होगा, अगर होगा तो ऑयल कंपैटिबल वो नहीं होगा। तीसरा, दे कैन बी गुड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, बिल्कुल भी नहीं है, HLB वैल्यू जितनी ज़्यादा आगे जाएगी लाइक 40, एग्जाम्पल इज SLS, वो एज गुड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट या गुड डिटर्जेंट के रूप में काम करता है। ऑयल कंपैटिबल के लिए अपन उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। फोर्थ, दे आर यूज टू प्रिपेयर वाटर इन ऑयल इमल्शन। ऑब्वियस है, जब बात कर रहे हैं ऑयल कंपैटिबल सर्फेक्टेंट की, तो ये ना पर्टिकुलर कौन सी इमल्शन बनाने की कोशिश करेंगे जो कि वाटर इन ऑयल है, तो ऑटोमेटिकली बात सही हो गई इसकी, क्या कि दे आर यूज टू प्रिपेयर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैस्टर ऑयल कंटेनिंग इमल्शन विच रेशो इज यूज्ड। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि जो इमल्शन बनाते हैं तो अपन बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बता रखा है कि जब अपन इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन में ऑयल के आधार पर उनकी मिक्सिंग की जाती है। ऑयल भी 3 तरीके के होते हैं, कौन सा, एक होता है फिक्स्ड ऑयल, एक होता है आपका मिनरल ऑयल और एक होता है आपका वॉलेटाइल ऑयल। ठीक है,
अब इनके आधार पर है जो कि अपन एक अलग अलग रेशो करते हैं। रेशो भी कौन सा, ऑयल, वाटर एंड गम का। जब फिक्स्ड ऑयल होते हैं, फिक्स्ड ऑयल लाइक एलमंड ऑयल हो गया, आपका कैस्टर ऑयल हो गया, तब तो रेशो रखते हैं अपन 4:2:1। मिनरल ऑयल की अगर बात की जाए लाइक लिक्विड पैराफिन, तब अपन रेशो रखते हैं 3:2:1। और जब वोलेटाइल ऑयल है लाइक क्लोव ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, तब अपन रेशो रखते हैं 2:2:1। ठीक है, इसे 4:4 करके 1 भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। दोनों ही ऑप्शन है जो कि आपके सही होंगे। अब यहाँ पूछ लिया अभी कैस्टर ऑयल का पर्टिकुलर फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले कैस्टर ऑयल किस में आता है, इट इज़ इन फिक्स्ड ऑयल कैटेगरी। फिक्स्ड ऑयल के अंदर ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन इज बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच टाइप ऑफ इमल्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑयल इन वाटर सिस्टम। इनमें से पर्टिकुलर कौन सा इमल्शन है या कौन सा सिस्टम है, एग्जाम्पल है डोजेस फॉर्म है जो कि ऑयल इन वाटर नहीं है। अब ऑयल इन वाटर यानी कि वाटर कंटिन्यूस फेज में नहीं होगा उसके। ऑप्शन की बात करें, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम में लार्ज कंटेंट ऑफ वाटर होता है तो नहीं। शेविंग क्रीम में भी बहुत लार्ज कंटेंट ऑफ वाटर होता है। मिल्क एक नेचुरल इमल्शन है, इसके अंदर ऑयल का कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, वाइल जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उसका कंटेंट है जो कि ज़्यादा होता है। फिर बात करते हैं अपन कोल्ड क्रीम की, तो भाई कोल्ड क्रीम में है जो कि अपन ऑयल बेस बनाते हैं इसको। ठीक है, कोल्ड क्रीम अगर आपने लैब्स में भी प्रिपेयर करके देखी होगी तो इसके अंदर अपन पानी ऐड ही नहीं करते। तो कोल्ड क्रीम बेसिकली है जो कि आपका ऑयल इन वाटर नहीं, बाकायदा वाटर इन ऑयल सिस्टम है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, कोल्ड क्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपके लगभग मैंने इमल्शन का पार्ट है जो कि कंप्लीट कर दिया। अब अपन चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन में अगर बात करें, सबसे पहला आपका सवाल है पार्टिकल साइज रेंज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में अपने को बहुत ही एक स्मॉलर रेंज देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे जो आंसर है वो रहता है आपका कि भाई पार्टिकल साइज रेंज ऑफ सस्पेंशन क्या रहती है, तो वो रहेगी आपकी 0.5 से 5 माइक्रोमीटर। आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, चूज द डिफ्यूजिबल सॉलिड्स विच इज़ प्रिपेयर टू फॉर्मुलेट सस्पेंशन। यानी कि सस्पेंशन बनाने के लिए इनमें से डिफ्यूजिबल सॉलिड्स कौन से हैं। तो यहाँ पर जब मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 तरीके के इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, एक होता है डिफ्यूजिबल, एक होता है इनडिफ्यूजिबल। अब आपके पास पर्टिकुलर कौन सा सॉलिड आएगा उसके आधार पर जो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना वो भी चेंज हो जाएगा। उसके आधार पर उन्होंने आपको कॉमन 2 मेथड बता रखे थे, मेथड ए एंड मेथड बी। जब आपके डिफ्यूजिबल सॉलिड्स हैं जो आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं सिस्टम में, तब अपन मेथड ए यूज़ करते हैं जिसके अंदर अपन विग्नेसली ट्राइसोरेट करते हुए सॉल्यूशन को बनाते हैं और धीरे धीरे उसमें डाइल्यूटिंग एजेंट ऐड करते हैं। वेल अगर पर्टिकुलर इनडिफ्यूजिबल टाइप ऑफ सॉलिड आपके पास है और अगर आपको सस्पेंशन बनाना है तब आप उसके अंदर थिकनिंग एजेंट है जो कि ऐड कर देंगे लाइक ट्रेगागैंथ या फिर अकेशिया। ठीक है, अब सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि जो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स हैं इनमें से कौन सा है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो उससे पहले मैं आपको एक टेबल याद दिलाना चाहती हूँ जो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि जो डिफ्यूजिबल सॉलिड्स हैं जो कि आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, शेक करने पर रेडिली यूनिफॉर्म सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो रहेंगे आपके कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, रूहाब, लाइट केओलिन एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। वाइल जो इनडिफ्यूजिबल है, इनडिफ्यूजिबल में 2 कैटेगरी, जो अपन इंटरनली यूज़ कर सकते हैं और जो अपन एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। इंटरनली में एस्प्रिन, चौक, फिनोबार्बिटॉन, सल्फर डाइमिडीन एंड सक्साइल सल्फाथायाजोल। वाइल एक्सटर्नल में सल्फर जो बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन में काम आता है, कैलामाइन लोशन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिंक ऑक्साइड एंड ट्राई अमीनोलिन एसीटोनाइड। ठीक है, ये मैंने कैटेगरी है जो कि आपको थ्योरी क्लासेस में प्रॉपर वे में बताई थी। या इन्होंने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है जो कि डिफ्यूजिबल है। ऑप्शन की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, रूहाब एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, नेक्स्ट सवाल की तरफ अपन चलते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंपाउंड ट्रेगागेंट मिक्सचर। अब कंपाउंड ट्रेगागेंट क्या है, ट्रेगागेंट की अगर बात की जाए तो आप लोग को मैंने बताया था इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंदर या फिर सस्पेंडिंग एजेंट्स के अंदर कि जब अपन किसी चीज़ को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब अपन इस तरीके के इमल्सिफायर या फिर स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं। बट उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, सिस्टम को और अच्छा स्टेबल बनाने के लिए अपन मिक्सचर्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट या मिक्सचर्स ऑफ है जो कि सिस्टम ऐड करते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो प्रॉपर्ली जो कंपाउंड ट्रेगागेंथ है वो भी एक तरीके का मिक्सचर ही है जो हर तरीके से हर फॉर्मुलेशन के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, 2 तरीके के आते हैं, एक आता है पाउडर और एक आता है म्यूसिलेज। यहाँ पे आपको सवाल है जो कि पाउडर के लिए पूछा गया है कि पाउडर का कॉम्बिनेशन क्या है। तो बेसिकली जब अपन ट्रेगागेंथ कंपाउंड पाउडर बनाते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में अपन अकेशिया, सुक्रोज और स्टार्च का है जो कि यूज़ करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर। फिर उसका है जो कि प्रॉपर अपन 2 ग्राम कंटेंट लेके
उसको 100 ml में है जो कि डिजोल्व करते हैं और उसका है जो कि कंटेंट अपन अपने सिस्टम या फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं, विच इज़ नोन एज कंपाउंड ट्रेगागेंथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पार्ट, इस्पान इसका भाग नहीं है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। विच एजेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल इमल्सीफायर, यानी कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से फॉर्मुलेशन में कौन सा इमल्सीफाइंग एजेंट डालना है या फिर सबके साथ कौन सा कंपेटिबल है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन की अगर बात की जाए, अकेशिया नहीं, वाटर सॉल्युबल है, SLS वाटर सॉल्युबल है, स्पान लिपोफिलिक इन नेचर है, मचा आम का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके बहुत बार अपने को जेल भी बनते हुए देखने को मिलते हैं और साथ ही हर चीज़ के साथ कंपेटिबल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। एविसेल इज अ ब्रांड नेम ऑफ विच फार्मास्यूटिकल एड। अब बात कर रहे हैं एविसेल, तो जब आप बड़ी बड़ी किताबें देखेंगे फार्मास्यूटिक्स की, तब आप देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता। ये कोई नहीं कहेगा कि ले बेला मिथाइल सेल्यूलोज दे, ला रे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज दे, या फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल दो, इतना टिपिकल नाम कोई नहीं देता। सबके हैं जो कि सिंपल ब्रांड नेम्स हैं जो कि ऐड कर रखे होते हैं। जैसे यहाँ ने पूछ लिया कि जो एविसेल है, एविसेल किसका नाम है, बेसिकली एक तरीके से इनका निकनेम टाइप में इन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नेम है जो कि निकाल दिए। तो इनमें से है जो कि एविसेल किसका नाम है, तो एविसेल की अगर बात की जाए तो एविसेल कहते हैं माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को, वो है आपका MCC। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकेशिया इज एन इमल्सीफाइंग एजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स। अकेशिया की अगर बात की जाए, दो तरीके के मोस्टली अपन गम्स यूज़ करते हैं जो घरों में गूंद इस्तेमाल नहीं करते, वो एक है अकेशिया और दूसरा है आपका ट्रेगागेंथ। ठीक है, अकेशिया का लिए पूछा गया है कि अकेशिया है जो कि पर्टिकुलर उसका सोर्स कौन सा है या उसे और कौन कौन के नामों से बुलाया जाता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इंडियन गम गैम्बियर, अकेशिया सेनेगल और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली सारे के सारे इसी के नाम है, घुमा फिरा के सवाल को पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। वही उसकी जगह आपको पूछ ले कि ट्रेगागेंथ का सोर्स क्या है, तब आपको बताना है एस्पेरगस गमीफेरी। ठीक है, वो है जो कि आपका ट्रेगागेंथ का सोर्स रहेगा लेने का। नेक्स्ट चलते हैं। इन रीडिस्पर्सिबिलिटी टेस्ट ऑफ सस्पेंशन, if 4 cycle was required to produce uniform suspension, then the redispersibility index was found to be। थोड़ा सा घुमा के सवाल को पूछा गया है, बट आप सोचिएगा, मैंने आपको है जो कि प्रैक्टिकल्स के अंदर या फिर थ्योरी क्लासेस के अंदर यहाँ पे बता रखा है कि जब भी आपने सस्पेंशन बना दिया, अब सस्पेंशन बनाने के बाद वो सस्पेंशन सही बना है या नहीं बना है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तब वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका सस्पेंशन है, सपोज़ कि आपका सबसे बेस्ट सस्पेंशन है जो कि ए नाम वाला निकला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका 100 ml सस्पेंशन लेके उसे आप एक मेजिंग सिलेंडर में रख देंगे। ठीक है, अब जब आप उसका 100 ml है जो कि आपने मेजिंग सिलेंडर में रख दिया, मेजिंग सिलेंडर में रखने के बाद आप उसको पर्टिकुलर कुछ समय तक अकॉर्डिंग टू, चलो सपोज आपने उसको है जो कि 1 घंटे के लिए है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया, बिल्कुल भी है जो कि अनटच कंडीशन में आपने रख दिया। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल है इनसॉल्युबल, वो धीरे धीरे सेडिमेंट होना शुरू करेंगे और एक हार्ड केक है जो कि बना लेंगे। बाकी सारा सिस्टम आपका ट्रांसपेरेंट हो गया और नीचे एक आपको हार्ड केक देखने को मिला। अब रीडिस्पर्सिबिलिटी में जब भी अपन बात करते हैं सस्पेंशन की, तो एक डायरेक्शन अपने को हमेशा मिलती है, क्या, शेक वेल बिफोर यूज़। ठीक है, तो क्या शेक वेल बिफोर यूज़ करने पर ऐसा होता है कि सारा का सारा केक है जो कि वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सिस्टम वापस है जो कि यूनिफॉर्म हो जाए, वो चेक करने के लिए अपन रीडिस्पर्सिबिलिटी चेक टेस्ट करते हैं। उसमें क्या रहता है बेसिकली कि आपने जो सस्पेंशन रखा 1 घंटे के लिए जिसमें इस तरीके से हार्ड केक बन गया, उसको है जो कि आप इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद सपोज ये आपका सस्पेंशन का मेजिंग सिलेंडर है, उसको आप इस तरीके से पूरा का पूरा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद दिस इज नोन एज 1 साइकिल। आप देखेंगे उसकी बॉटम पे, यानी कि ये पार्ट अब आपका पूरा उल्टा हो चुका है, इस तरीके से सिस्टम आपका हो चुका है। ठीक है, देखेंगे कि क्या अभी भी है जो कि यहाँ पे केक पड़ा है या सिस्टम में सारा का सारा है जो कि वो नीचे की तरफ आ गया है, नहीं तो ठीक है, आप 1 साइकिल और मूव करेंगे, यानी कि 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। 4 साइकिल बाद आप देखेंगे कि हाँ भाई मेरे सारा का सारा जो सिस्टम है जो कि नीचे आ गया है, अब मुझे पूरा का पूरा इस तरीके से है जो कि सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, पूरा प्रॉपर वे में रीडिस्पर्स हो गया है। तो यहाँ पे इसकी रीडिस्पर्सिबिलिटी क्या हो गई, 4 साइकिल, और 4 साइकिल में हर एक साइकिल कितना परसेंट होता है आपका 5%। ठीक है, सवाल ने पूछा है कि भाई 4 साइकिल लगे, तो 4 × 5 कितने हो गए 20, यानी कि 20 की रीडिस्पर्सिबिलिटी इसने खो दी। तो आपके पास सिस्टम का रीडिस्पर्शन कितना हो गया, 100 - 20 इक्वल्स टू आपका हो गया यहाँ पे ये 80%। देख लेते हैं कोई ऑप्शन में है आपका 80%, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। वही अगर मैं कहूँ कि 10 बार अपने को रीडिस्पर्स करना पड़ा तो 10 कितना हो जाएगा, 10 × 5 बराबर 50। तो रीडिस्पर्सिबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 50%। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपको हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकल इज डिटेक्टेड बाय विच एंगल। अब वेटिंग एबिलिटी क्या है, काफ़ी सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल भी हैं बट साथ ही साथ वो वेट भी नहीं होते। वेट यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ आपको चौक की, ठीक है, चौक का पाउडर होता है, अगर आप एक बीकर ले लो, बीकर में आप पानी भर दो, पानी भरने के बाद जो चौक का पाउडर है ना उसके ऊपर स्प्रिंकल करना, आप देखोगे कि वो डिजोल्व ही नहीं हो रहा, वो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि बिल्कुल भी वेटिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। तब अपने को इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ साथ उसके अंदर वेटिंग एजेंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में वेट हो और नीचे की तरफ आपके पार्टिकल हैं जो कि सस्पेंड होना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर चीज़ क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, उससे अपन कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, जो कि वेटिंग एबिलिटी को चेक करता है आपके किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, अगर बात की जाए कि भाई 100% वेटिंग पार्टिकल की एबिलिटी किसकी है, तो वो बेसिकली अपने को जिंक ऑक्साइड की है जो कि देखने को मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन सस्पेंशन द डिस्पर्स फेजेस, यानी कि सस्पेंशन की डेफिनेशन पूछी। सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विडोसिस फॉर्म इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड फेज विच इज मोस्टली सॉल्वेंट वेहिकल वाटर। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ भाई इनडिफ्यूजिबल या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड्स, तो ऑब्वियसली ये आपका ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा सी, इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर इन्वॉल्व इन द सस्पेंशन फॉर्मुलेशन। वेल नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द हायर बायो अवेलेबिलिटी रोजेस फॉर्म। अब यहाँ पे सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि अगर मैं पैरासिटामोल का सॉल्यूशन भी ले रही हूँ, सस्पेंशन भी ले रही हूँ, टैबलेट भी ले रही हूँ, कैप्सूल भी ले रही हूँ, या फिर अगर बात की जाए कि 4 तरीके के लोग हैं, ठीक है, पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, पेशेंट नंबर 3 और आपका पेशेंट नंबर 4। ठीक है, अब चारों पेशेंट में सेम एज है, सेम हाइट है, सेम पर्टिकुलर जेंडर है, एक ने ले लिया आपका सॉल्यूशन, एक ने सस्पेंशन, एक ने कैप्सूल और एक ने ले लिया टैबलेट। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले है जो कि बुखार किसका उतरेगा, तो सिंपल है, अगर आपको पता है कि जो सबसे फाइनल है, जिसको सबसे कम मेहनत करनी पड़ रही है आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए, वो सबसे जल्दी है जो कि अप्रोचेबल होगा। अब इनमें से कौन होगा, और वैसे सॉल्यूशन को कोई माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सीधा का सीधा आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा बिना किसी इंटीग्रेशन प्रोसेस के और सीधा का सीधा असर करना शुरू कर देगा, हो सकता है विदिन 5 मिनट। फिर बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स को जो कि डिजोल्व होना पड़ेगा इस मेम्ब्रेन के अंदर है जो कि ट्रांसमिट होने के लिए, तो ये हो सकता है कि आपके 10 मिनट लगा लें। फिर बात करते हैं टैबलेट की, टैबलेट है जो कि डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट करने के बाद डिजोल्व होगी, तो हो सकता है उसको 30 मिनट लग जाएं। और फिर बात करते हैं आपकी कैप्सूल की, तो कैप्सूल के अंदर आप मोस्टली ग्रेन्यूल्स को फिल करते हो, साथ ही साथ कैप्सूल शेल जो खुद है जो कि डिजोल्व होगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 30 मिनट के बाद, फिर जाके कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल रिलीज होंगे जो 10 मिनट है जो कि और टाइम लगा लेंगे। और हो सकता है आपका कैप्सूल है जो कि स्टमक में ना रिलीज होते हुए इंटेस्टाइन में हो जाए, तो हो सकता है वो 3 घंटे बाद है जो कि असर करना शुरू करें। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए, इस तरीके का ऑप्शन कहाँ है देख लेते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, टैबलेट एंड कैप्सूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इज अ केमिकल नेम ऑफ विच एजेंट, यानी कि अगर इनमें से बात करें, ये सारे के सारे क्लेज हैं, इनमें से कौन सा पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि एल्यूमिनियम सिलिकेट किस में पाया जाता है, तो सिंपल है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बेंटोनाइट है यानी कि जो मुल्तानी मिट्टी है उसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बेंटोनाइट। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे मैंने एक टेबल यहाँ पे दे रखी है, बहुत बार इस तरीके से पूछ लेते हैं, एग्जांपल ऑफ नॉन आयनिक स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकोलाइड्स, तो आपको पता रखना है बस कि है जो कि मेथाइल सेल्यूलोज, HPMC आर द एग्जांपल ऑफ दैट। वेल स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकोलाइड्स की अगर बात की जाए, बेसिकली ये भी सस्पेंडिंग एजेंट्स ही हैं जो थिकनिंग बढ़ाते हैं जिससे कि पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल डाउन होंगे और सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ है जो कि मूव करेगा। ठीक है, नॉन आयनिक, एनायनिक और कैटायन क्लेस का एग्जांपल है, नॉन आयनिक में मिथाइल सेल्यूलोज HPMC, एनायनिक में सोडियम CmCn पॉलीएक्राइलिक एसिड, एंड क्लेस में आपका आता है बेंटोनाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कभी ना कभी किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, रिलेशनशिप बिटवीन इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म एक्सप्रेस्ड बाय विच रूल। अब ये क्या है भाई, ये किसने बताया कि इमल्शन अगर ऑयल एंड वाटर है तो आप कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे या फिर कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना आपके लिए सही होगा। सेम एज फॉर द वाटर इन ऑयल, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बैंक्रॉफ्ट। ठीक है, उन्होंने इस रिलेशनशिप का पता किया कि भाई अगर आप
इस तरीके का इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करेंगे इस तरीके के ड्रग्स के लिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्मुलेशन है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि हिट एंड ट्रायल एरर से उन्होंने ये सब चीज़ें देखी और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी उन्होंने लास्ट में ये इन्वेस्टिगेशन है जो कि निकाला। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बैनक्रॉफ्ट रूल। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए ग्रिफिन की, तो ग्रिफिन ने HLB स्केल दिया था, क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा कुछ है ही नहीं। स्टोक्स लॉ की अगर बात की जाए तो ये आपको सस्पेंशन के अंदर है जो कि देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, डिफरेंस इन डेंसिटी कैन बी ओवरकम बाय एडिशन ऑफ विच एजेंट। सबसे पहले डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट इक्वलाइज करना ही क्यों है, तो इमल्शन के अंदर आपको पढ़ने को चीज़ मिलती है कि ऑयल और पानी की डेंसिटी बहुत अलग है, इसलिए ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और अपनी अलग अलग है जो कि लेयर अपने सिस्टम में अपने को देखने को मिलती है। इसे कंपैटिबल करने के लिए अपने को काफ़ी सारे इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद भी सबसे अनस्टेबल जो फॉर्मुलेशन है, यानी कि जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, अपन इमल्शन को मानते हैं। तो भाई क्या करें उसको स्टेबल करने के लिए, तो क्या कोई ऐसे एजेंट हैं जो डेंसिटी को बराबर कर दें, और अगर डेंसिटी बराबर हो गई तो आपका सिस्टम भी है जो कि ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मुलेशन को है जो कि प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। तो उससे बराबर करने के लिए, यानी कि ऑयल की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए अपन कौन से एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑप्शंस की अगर बात की जाए, ब्रोमोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्फा ब्रोमो नेफ्थलीन और ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों के तीनों एजेंट्स ही हैं डेंसिटी को इंप्रूव करने के हैं जो कि काम आते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो कितने फटाफट हो रहे हैं नहीं। फिर देन चूज एम्पीफिलिक और ज्यूटर आयनिक सर्फेक्टेंट। उसकी अगर बात की जाए तो ऑप्शंस में अगर है, पहली बात तो एम्पीफिलिक और ज्यूटराइन क्या है, वो जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं और लिपोफिलिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं। बहुत बार इस तरीके के अपने को फॉर्मुलेशन बनाने पड़ जाते हैं जिसमें अपन दो तरीके के इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हैं या फिर उस ड्रग को दोनों की तरफ कंपैटिबल करने की कोशिश कर रहे हैं 50% रखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर बात की जाए, BKC नहीं है, केटाइनिक है, SLS वाटर सॉल्युबल है, स्पान लिपोफिलिक है। तो ऑप्शंस के अंदर बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा, लेसिथिन। लेसिथिन की बात कर दो या फिर बेंजम क्लोनियम क्लोराइड की अगर बात कर दें तो ये बेसिकली जो है लेसिथिन और ये आपके एम्पीफिलिक या फिर जीट्रोआइन है, यानी कि दोनों ही आयन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, कैटाइनिक भी और एनाइनिक भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इंटरनल फेज टू प्रिपेयर एन इमल्शन। यानी कि इंटरनल फेज की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका इमल्शन दो फेज से बना है, ऑयल और वाटर, या फिर डिस्पर्स फेज एंड कंटिन्यूस फेज, डिस्पर्शन मीडियम या फिर कंटिन्यूस मीडियम, या फिर डिसकंटिन्यूस फेज एंड कंटिन्यूस फेज। राइट, अब इनमें से सवाल आपको ये पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल फेज है आप कितना ऐड कर सकते हो। प्रॉपर वे में अगर बात की जाए कि सबसे सूटेबल इमल्शन कौन सा होता है, तो वो होता है जहाँ पे 50% ही ऑयल और 50% ही वाटर, यानी कि 50-50% फेज दोनों के रहे, तो वो सबसे ज़्यादा सूटेबल सिस्टम कहलाता है। बट अगर फोर्सफुली आपको ऐड करना हो आपका इंटरनल फेज, तब आप कितना मैक्सिमम उसको ऐड कर सकते हैं, तो वैसे वो 50 से ज़्यादा होगा। 50 से ज़्यादा की अगर ऑप्शन की बात करें तो देख लेते हैं 74। ठीक है, यानी कि 74% तक आप अपना इंटरनल फेज है जो कि किसी भी इमल्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी, 74। देन विच काइनेटिक इज फॉलोड बाय सस्पेंशन। अगर बात करें काइनेटिक्स की तो वो भी है जो कि मैंने आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रखी है स्टेबिलिटी के अंदर, आप वहाँ देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर एंड साथ ही साथ अपैरेंट जीरो ऑर्डर। लगती तो जीरो ऑर्डर है बट वो जीरो ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर है। और सस्पेंशन आपके कौन फॉलो करता है, फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन या फॉर द स्मॉल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, बस इतना याद कर लो, अपैरेंट जीरो ऑर्डर। इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता। बट अगर आपको जानने की इच्छा हो कि सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये मैंने पूरा डिटेल में है जो कि इनके सारे के सारे थ्योरी लेक्चर्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, वहाँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से आराम से पढ़ लेना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका अपैरेंट जीरो ऑर्डर को है जो कि सस्पेंशन फॉलो करता है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉर्बिटेन एस्टर यूज्ड एज अ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर। सिंपल पूछ लिया कि भाई इनमें से सॉर्बिटेन एस्टर कौन सा है, कितनी बार बता दिया कि दो तरीके के हैं, सॉर्बिटेन एस्टर जो कि लिपोफिलिक होते हैं लाइक स्पान, और सॉर्बिटेन एस्टर के डेरिवेटिव्स जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं वो होते हैं आपके ट्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पान। ठीक है, स्पान से नाम से याद रखना है कि स्पान यानी कि जो पर्टिकुलर फैट है वो सारी की सारी बात कर रहे हैं, और ट्विन की अगर बात की जाए तो वो आपका हाइड्रोफिलिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन लास्ट सवाल की तरफ, HLB वैल्यू ऑफ SLS। अब HLB वैल्यू की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो HLB वॉल्यूम की फुल फॉर्म है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, अब ये क्या है, तो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रिफिन।
ग्रिफिन ने एक ऐसा स्केल बताया है जिसके आधार पर उन्होंने इतने सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स को जो कि कैटेगराइज कर दिया कि अगर आपको इमल्सिफाइंग एजेंट इस कैटेगरी का उठाना है, इस HLB वैल्यू का उठाना है, किसके लिए बनाना है, ऑयल फेज के लिए या फिर वाटर फेज के लिए, आपको क्लस्टर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। उन्होंने बेसिकली है जो कि 1 से 20 तक का एक ग्राफ दिया, उसमें उन्होंने कहा कि लोअर साइड लिपोफिलिक है, यानी कि लिपो जो आप फैटी कंटेंट बना रहे हो या फिर ऑयल कंटेंट वाला इमल्शन बना रहे हो तब यूज़ कर लेना, और जैसे जैसे हायर साइड में जाओगे उसकी हाइड्रोफिलिसिटी या फिर वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। जैसे एंटी फोमिंग के लिए 1 से 3, W/O इमल्सिफाइंग के लिए 3 से 8, वेटिंग एजेंट्स के लिए 7 से 9, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ऑयल एंड वाटर के लिए 8 से 16, डिटर्जेंट के लिए 13 से 16 और सॉल्युबलाइजर के लिए 16 से 20। उसके अलावा अगर बात की जाए अपन SLS यानी कि सोडियम लोराइड सल्फेट जो कि डिटर्जेंट या सॉल्युबलाइजर ही है, इसकी जो HLB वैल्यू है वो हाईएस्ट मानी जाती है 40, यानी कि इट इज़ अ हाईली सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। जो कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं किया जाता वो आपका है जो कि क्या है, सोडियम लोराइड सल्फेट, और सबसे ज़्यादा एनाइनिक सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में इसे ही यूज़ किया जाता है। इट विल गिव ऑल्सो अ गुड फॉर्म। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन के अंदर अपने वहाँ पे मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट इट। ठीक है, आपको बस ऑप्शन के अंदर A और B की जगह है जो कि सीधा का सीधा केवल इतना था कि भाई वाटर इन ऑयल है, ये अपन सुधार लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी गलती और वापस कभी नहीं देखने को मिलेगी, मैं श्योर करती हूँ। आगे चलते हैं, आज के लिए अपन इतना ही। नेक्स्ट टाइम है जो कि अपन नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।